नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध लगातार चल रहा है और यह खत्म नहीं हो पा रहा है और बड़ी मात्रा में हम सुन रहे हैं कि जान माल की हानि वहां पर हो रही है। वास्तव में मामला तो देखिए दुखद है, बट उस सब के बावजूद हमारी विषय जो है क्लास के वह अलग रहते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि अगर कभी भी कोई दो देश या कभी भी कोई आतंकवादी संगठन किसी देश पे हमला करता है तो ऐसी स्थिति में वह किन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है और उसके बाद अगर कार्रवाई होती है तो किन कानूनों के तहत उस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो देखिए, अभी इस युद्ध का जो निर्णायक मोड़ नहीं आया है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है ताकि हम लोग यहाँ पर जितने भी भारतीय लोग रह रहे हैं वह भारत आने की चाह रखते हैं, भारत आ सके। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किन किन मानकों के आधार पर होता है, यह सबसे पहले समझना है। तो देखिए, सबसे पहली शुरुआत होती है कि नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना। जिस समय गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल के नागरिकों पर हमला किया था, पहली सूचना यही आई थी कि 5000 मिसाइलें दागी गई हैं हमास की तरफ से। तो देखिए, मिसाइलें गिरी जिस दौरान इमारतों पे बहुत अधिक हानि हुई और इमारतों में रहने वाले बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो नागरिकों के ऊपर आपने जानबूझ के हमला किया है, तो देखिए आपने पहला जो उल्लंघन किया था वह यही किया था। अंधाधुंध रॉकेटों से हमला किया था, यह भी उल्लंघन के अंदर शामिल है। अगर आप कभी किसी क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि आपके सैनिक किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं और उसके बाद वहां के जो नागरिक होते हैं उनको आप प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको बंधक बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और सामूहिक रूप से अगर आप ऐसे कभी भी सजा दे रहे हैं तो वह भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के रूप में ही जाना जाता है। तो देखिए, जो स्थिति है वह सामने है। और आप लोग लगातार जिस तरह से इजराइल की स्थिति देख रहे हैं, तो बीते दिनों हमास के जो आतंकवादी लोग हैं उन सभी ने बहुत अधिक उपद्रव फैलाया था इजराइल के अंदर। तो इसीलिए फिलहाल हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किन किन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन अब तक यहाँ पर हो चुका है। तो देखिए, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो सभी देशों को रोकता है कि युद्ध मत करो, क्योंकि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता। महाभारत तो सभी ने देखी थी ना, क्या हुआ था कि वासुदेव कृष्ण गए थे शांति दूत बन करके, उन्होंने खुद यह बात बताई थी कि अगर आपको किसी भी स्थिति में शांति मिल जाती है तो वह बेहद कीमती है, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो उसकी कीमत कोई नहीं चुका पाएगा। और उन्होंने समझाया, पर लेकिन क्या हुआ, दुर्योधन नहीं माना और हम देखते हैं कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितने सारे लोग मारे गए थे। तो वही सब स्थिति है, हर युद्ध की स्थिति है कि जो लोग हैं वह बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। बट जिनेवा कॉन्वेंशन हर एक व्यक्ति के समर्थन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि युद्ध नहीं करना है। पहली सहमति यही थी, युद्ध नहीं करेंगे। बट फिर इसमें आगे की व्यवस्था भी की गई कि युद्ध अगर होता है तो कैसे कैसे लोगों को संरक्षण देना है, हर एक बात इसमें की गई थी। तो देखिए, जो जिनेवा कन्वेंशन है इसको मुख्य रूप से 1949 में स्वीकार किया गया था। हालांकि यह चौथा कन्वेंशन था जिनेवा में, इससे पहले 3 कन्वेंशन हो गए थे, बट अंतिम रूप इसको इसमें देकर के ही स्वीकारा गया था। यह जिनेवा कन्वेंशन जो है यह सशस्त्र संघर्ष को सीमित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का संकलन है। सारी बातचीत इसमें की गई है कि आपको कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, यह जो पूरे के पूरा कन्वेंशन तैयार किया गया था, यह कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों के जो निर्णय हैं, उनके जो विचारधारा है, दृष्टिकोण है, उसके अनुरूप तैयार किया गया था। और आप स्थिति देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किन किन बातों को उन्होंने आधार बनाया होगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं 1949 में। इससे पहले हम देखते हैं कि एक तो 1914 से 1918 और दूसरी स्थिति देखी थी हमने 1939 से 45। 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुके थे। तो 2 वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया अब जब जूझ चुकी थी, बड़ी संख्या में आपने हानि देख ली थी, तो आप समझ गए थे कि अब आगे कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो उसी को आधार बनाते हुए यह पूरा संकलन तैयार किया गया था। 1949 में इसको फिर सभी जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं उन सभी ने अनुमोदन दे दिया था, समर्थन दिया, और 1950 से यह जो कन्वेंशन है पूरी तरह से लागू हो गया था। तो इसको अब वर्तमान में सशस्त्र संघर्ष के कानून या अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के रूप में हम सभी जानते हैं और इसी के अनुरूप आगे की सभी कार्रवाई होती भी है। अगर हम इस कन्वेंशन को और अच्छे समझे तो हम पाते हैं कि इस कन्वेंशन में 4 संधियां की गई है। इसके साथ साथ 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल इसमें शामिल हैं। इसके जो 2 प्रोटोकॉल थे वो किए गए थे 1977 में। इसके अलावा जो तीसरा प्रोटोकॉल है वह वर्ष 2005
2005 में संपन्न हुआ था। भारत इसके तीसरे प्रोटोकॉल को समर्थन देता है, लेकिन इसके पहले के 2 प्रोटोकॉल्स को समर्थन नहीं देता। वह मानता है कि यह हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। वहीं अगर हम इसकी 4 संधियों की बात करें तो इसकी 4 संधियां 1864, 1906, 1929 और 1949 में संपन्न हुई थी। जो इसकी पहली संधि है वह कुछ अलग बात रखती है और बाकी 3 संधियां अलग बात रखती है। यानी कि हर बार जब ये बैठे बातचीत की तो इन्होंने एक विशेष समुदाय को, एक विशेष पक्ष को समझा और उसके संरक्षण की बात की। जैसे कि इसकी जो पहली संधि है उसमें कहा गया है कि युद्ध के दौरान जो घायल लोग हैं और जो बीमार सैनिक हैं उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई घायल सैनिक मिला तो दूसरा जो समूह है वह उसको मार दे, नहीं, आप मानवता की रक्षा कीजिए। आपका युद्ध है ठीक है, बट किसी व्यक्ति को जान से नहीं मारिए, उसको जीवन दीजिए जो कि जरूरी है। यह बात पहली संधि में की गई है घायल लोगों के लिए, बीमार सैनिकों के लिए। अगर हम इसकी दूसरी संधि की बात करें तो यहां पर आपको बताया गया है कि अगर समुद्र में कोई घायल हो जाता है या कोई बीमार है या जहाज पर मौजूद सैन्य कर्मी है तो उन सभी की भी सुरक्षा जरूरी है, उन सभी का संरक्षण दिया जाना चाहिए। और यह संरक्षण तब भी दिया जाना चाहिए जब उन सभी लोगों को बंदी बना लिया जाए। तो युद्ध के दौरान हम हमेशा देखते हैं जो पक्ष जीतता है वह पक्ष दूसरे पक्ष के सैनिकों को तथा नागरिकों को बंदी बना लेता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए ही इसकी तीसरी संधि की गई थी, जो मुख्य रूप से बंदियों से संबंधित संधि है। यानी कि जितने भी लोग युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए, यह संधि बताती है कि उन लोगों को सुरक्षा दिया जाना जरूरी है और जो भी उनको बंदी बनाता है उसके लिए यह दायित्व होगा कि वह उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, उनके भोजन का ध्यान रखे और साथ साथ ही उनके जीवन का ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि आपने बंदी बनाया तो सामूहिक रूप से सजा दे दो, गोली मार दो, फांसी दे दो, ऐसा कोई काम नहीं करना। यदि आप करते हैं तो आप इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का या जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहे हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, पूरी दुनिया इसको स्वीकारती है। वहीं इसकी अगर हम चौथी संधि की स्थिति देखें तो इसमें कहा गया है कि अगर आपने किसी दूसरे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, जैसे कि इजराइल वाले अब धीरे धीरे गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर यह लागू होता है कि अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वहां के जो नागरिक हैं उन नागरिकों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और सुरक्षा करनी है। ऐसा नहीं है कि वे सब आम लोग हैं तो आप जाएंगे कब्जा करने के उद्देश्य से सबको मारना शुरू कर देंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि यह कानून इसके भी मना करता है। तो देखिए हर एक संधि अलग अलग बात प्रस्तुत करती है आपके सामने, जो बेहद खास हो जाता है आज के परिदृश्य में, क्योंकि जिस प्रकार से यह पूरा युद्ध हुआ उस युद्ध ने हमारे सामने अनेक पहलुओं को प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बातें जो संधि की थी वह सब आपको मैंने बता दी है। अगर कभी भी युद्ध के दौरान आप किसी को बंदी बनाते हैं, कोई आपको घायल अवस्था में मिलता है, चाहे वह दूसरे देश का या दूसरे समूह का ही क्यों ना हो, इस स्थिति में आपके कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। यदि आप पाते हैं कि कोई दूसरे देश का सैनिक है, उसने आपके लोगों को मारा है, तो यह नहीं कि आप उसको मार दें। एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है, आपको वह लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहली व्यवस्था तो देखिए यह है कि आपके देश की जो न्यायिक व्यवस्था है आप उस न्यायिक व्यवस्था का पालन करें और जो भी आपके लिए दोषी है उस दोषी को आप न्यायालय में प्रस्तुत करें और आपका जो नियम कानून है उसके अनुरूप आप सारी की सारी कार्रवाई कराते हुए दोषी माने, उसके बाद उसके लिए सजा का निर्धारण करें। यदि ऐसा प्रोसीजर फॉलो होता है तो हम मान लेंगे कि आपने न्यायिक व्यवस्था को समर्थन दिया है। बट यदि कभी भी ऐसा नहीं होता और आप अमानवीय कार्य करते हैं और आप मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर मामला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में जाता है। आईसीसी कहा जाता है इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मामला ले जाया जा सकता है। फिर यहाँ के जो सदस्य देश होते हैं यह ही इसका उपयोग करते हैं, सिर्फ बाकी लोगों के लिए यह न्यायालय नहीं है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय इसके सभी सदस्य देशों को स्वीकारना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत इसका पक्षकार है, समर्थन करता है, बट इसका सदस्य नहीं है। तो देखिए अगर आपके साथ कभी ऐसी स्थिति हो तो मामला इस न्यायालय में जाएगा। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की तो यह हैग नीदरलैंड में स्थापित है। इसके जो सदस्य देश हैं यह 123 सदस्य देश हैं। यूरोप के देश मुख्य रूप से सदस्य हैं इसके, लेकिन दुनिया की जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वह इसके सदस्य नहीं है। जैसे कि चीन सदस्य नहीं है, अमेरिका नहीं है, रशिया नहीं है, भारत नहीं है, मिस्र भी नहीं है, ये सब इसके सदस्य नहीं बने हुए हैं। हालांकि अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें, जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है उसकी बात करें, तो यह जो न्यायालय है यह न्यायालय फिलिस्तीन को अपने एक सदस्य के रूप में मान्यता देता है, लेकिन इजराइल इसके निर्णयों को स्वीकार नहीं करता, यानी कि वह इसका सदस्य नहीं है और इसकी जो व्यवस्था है वह उसमें विश्वास नहीं रखता। तो फिलहाल वर्तमान में जो मामला है अगर आगे जाता है तो यह फिलिस्तीन की तरफ से मामला देख सकता है, बट हमला वहीं से हुआ था। ठीक है, तो नहीं पता कि जजमेंट क्या होगा, लेकिन एक
इंसिडेंट है बीता हुआ, वह इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। जिस समय रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, वह मामला भी इस न्यायालय में गया था और इस न्यायालय ने जो व्लादिमीर पुतिन है, जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनको अरेस्ट करने का वारंट भी इशू कर दिया था। हालांकि इस न्यायालय के पास अपनी कोई खास न्यायिक सेना नहीं है, ना तो कोई खास पुलिस है, ना ही कोई आर्म फोर्सेस है जो जाए रशिया में और वहां से पुतिन साहब को गिरफ्तार कर ले, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इनके द्वारा इशू किया गया जो अरेस्ट वारंट था वह सिर्फ आज तक एक कार्यवाही है, औपचारिकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इसकी स्थिति वास्तव में क्या बनी हुई है। क्लियर है इतनी बात? तो इस खंड से भी आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जामिनेशंस में। अगर मेंस में कहीं पे बात होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था की, युद्ध की, तो आप इन सभी को मेंशन कर सकते हैं, लॉ बता सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रीलिम्स के एग्जाम की, तो देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है जिसका आंसर आप लोग को अभी मुझे कॉमेंट में दे देना है। क्लियर है बात सभी? तो देखेंगे कितने लोग का आंसर सही रहेगा। बट आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग के लिए लाभदायक रहा होगा, आपको मजा आया होगा बातों को जानने समझने में। हालांकि आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर यह आपके स्क्रीन पर है और बताइए मुझे कितने लोग का आंसर सही है। जल्द मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कुछ ऐसे ही नई बातों को जानते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।